क्या हाल है साथियों, मैं विकास और आप लोग के अपने ट्रस्ट ऑफ द चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 10 नवंबर का हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। ये टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ पे आपको PDF वाली मिल जाएगी और ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 9650347272 पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। UPSC और UPPCS के लिए जो पेड कोर्स हमारे चालू होने वाले हैं, नया एक कोर्स चालू हो रहा है 1 दिसंबर से, और बाकी जो कोर्स चल रहे हैं उन सबकी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। ठीक, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ज़्यादातर इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं आज, ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के भी टॉपिक हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, सबको देखते हैं विस्तार से। देखिए, रणथंबोर नेशनल पार्क, अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो NGT है, ठीक है, उसने बोला है कि रणथंबोर जो ये नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, इसके बगल में एक फेस्टिवल होता है, रणथंबोर फेस्टिवल। ठीक, इसमें म्यूजिकल एक्सट्रावेगेंजा होता है, काफ़ी म्यूज़िक व्यूज़िक चलाया जाता है। तो NGT ने कहा है कि देखिए, आपको ये वाला फेस्टिवल कराना है तो आपको जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो अलाउ करते हैं तभी आपको ये फेस्टिवल कराना होगा, अन्यथा परमिशन नहीं मिलती तो क्या होगा भैया, नहीं कराओगे। ठीक, अब हमारा यहाँ पर ये तो करंट अफेयर है, लेकिन हमें इसके बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रणथंबोर नेशनल पार्क है कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में जो अरावलीज हैं और विंध्यान जो विंध्यन हिल रेंज है, इनके जंक्शन पे आपको ये रणथंबोर मिलता है। ठीक, ये रॉयल बंगाल टाइगर्स का एक प्राकृतिक जो है आवास है, और यहाँ पे टाइगर के अलावा लेपर्ड, नीलगाय, ठीक, जंगली सुअर, सांभर, हाइना, स्लॉथ बियर और चीतल भी देखने को मिल जाएंगे। जो टाइगर हैं यहाँ पर रणथंबोर में, वो बढ़े हैं 2019 से, में ये 66 थी संख्या, अब ये बढ़कर 2021 में 81 यानी 81 हो गई है। रणथंबोर नेशनल पार्क को जो है पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में एज अ सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी अभयारण्य। ठीक है, गेम का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे गेम का मतलब हंटिंग। ठीक है, हंटिंग हुआ ये, तो यहाँ पे पहले इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। फिर 1973 में आपको मालूम है आपका टाइगर रिजर्व आ गए थे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत एक संस्था ही बनाई गई थी 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके अंतर्गत एक संस्था बनाई गई थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक, वो जो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी, जो कि देखभाल करती है टाइगर रिजर्व्स की। तो 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बना दिया गया था, टाइगर आपका रणथंबोर को। फिर 1 नवंबर 1980 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। उसके आसपास जो है सवाई मानसिंह सेंचुरी और केला देवी सेंचुरी भी अभी भी है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। और NGT के बारे में आप जो है संस्था, देखिए हम लोगों ने पेड कोर्सेज में चालू किया है स्टैटिक करके, जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर इन्वायरमेंट संबंधित कोई कॉन्सेप्ट है, कोई भी इकोनॉमी संबंधित, तो वाली PDF और स्टडी मटेरियल के तौर पे आप लोग को देते हैं। तो NGT का हमने इसको दिया था ताकि आप ये भी पढ़ें, ठीक, जो करंट अफेयर है वो भी पढ़ लो, ठीक, आपका इन रणथंबोर से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो भी पढ़ लो, और फिर जो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि आपको किसी इंस्टीट्यूशन में आके तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर काम करना है ना, तो वो इंस्टीट्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सारी जानकारी भी होनी चाहिए। और स्टडी मटेरियल हमारा सारा जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होता है, तो वो पेड ग्रुप में मिल जाता है। ठीक, तो उसको भी आप लोग पढ़ते चलिए, जो लोग पेड ग्रुप में ऑलरेडी, और जो लोग नहीं है वो यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। एरोसोल पोल्यूशन, देखो एरोसोल क्या होता है, कुछ कण होते हैं, ठीक है, हमारे वायुमंडल में, तो उससे संबंधित कुछ यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, बोस इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, उसने बोला है कि एरोसोल जो पोल्यूशन है वेस्ट बंगाल में, वो 8% से बढ़ जाएगी, और ये हाईली वनरेबल रेड जोन बन जाएगा 2023 में। ठीक, और इसके बाद सेकंड हाईएस्ट ये फोरकास्टेड एरोसोल पोल्यूशन इन इंडिया लेवल है इन द कंट्री आफ्टर बिहार। ठीक, तो बिहार में सबसे ज़्यादा भैया एरोसोल पोल्यूशन होने वाला, उसके बाद कोलकाता में। ठीक, वेस्ट बंगाल में होने वाला, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बिहार, फिर कोलकाता। बोस इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में, उसने वाली रिपोर्ट निकाली है। अब ये एरोसोल क्या होते हैं, तो कोई ये करंट अफेयर हो गया। ठीक, ये करंट अफेयर है। अब इसके बारे में बैकग्राउंड पढ़ लेंगे, ताकि जो है क्वेश्चन हो सकता है कि ये ना पूछे कि भैया रिपोर्ट में क्या था, हो सकता है वो अलग से क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एरोसोल होते क्या है। ठीक, किस प्रकार के प्राइमरी एरोसोल क्या होता है, सेकेंडरी एरोसोल क्या होता है, UPSC UPPCS इस तरीके के क्वेश्चन घुस के पूछ लेता है, तो हम उसके लिए भी तैयारी करते हैं यहाँ पर। तो एरोसोल क्या होते हैं, कुछ सूक्ष्म जो है कण होते हैं, जो कि हमारे वायुमंडल में तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं,
आपका विंड के साथ में, ठीक। और ये एरोसोल पोल्यूशन जो है ये आपके हवा में कहाँ से आते हैं, व्हीकल का जो आपका धुआं निकलता है उससे, फैक्ट्री से जो जहाँ पे फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं वहाँ पे जो एरोसोल निकलते रहते हैं, ठीक। एरोसोल जो है आपका हाई एरोसोल अमाउंट, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 भी होता है, और भी कई सारे सी सॉल्ट, डस्ट, ठीक, धूल, काला और जो है ऑर्गेनिक जो है कार्बन भी होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये एरोसोल दो तरीके के होते हैं, एक प्राथमिक होता है और दूसरा द्वितीय एरोसोल होते हैं। तो प्राथमिक एरोसोल वो हैं जैसे डस्ट सूट हो गया, सी सॉल्ट हो गया, जो कि डायरेक्टली प्लैनेट के, जो हमारे धरती के सरफेस से आते, ठीक। और ये हवा में उड़ते हैं, आपका जो ये वायुमंडल में उड़ते हैं हवा हवा के साथ में, ठीक। और कई बार वॉल्केनो से भी, जब वॉल्केनो ज्वालामुखी फूटता है तो उसके साथ भी आ जाते हैं हवा से, फिर ये उधर फैल जाते हैं। सेकेंडरी एरोसोल क्या होते हैं? सेकेंडरी एरोसोल ऐसा है कि जब अलग अलग प्रकार के जो ये कण हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि प्लांट इस कुछ जो है एरोसोल जो है हवा में डालता है, ठीक। लिक्विड एसिड ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो ये सब आपस में जुड़ गए, ठीक है, तो जो एरोसोल कण बना, ठीक, उसको हम लोग सेकेंडरी एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसका इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, ठीक। तो प्रभाव ये है भैया कि हार्मफुल होगा अगर इनहेल कर ले जाओ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और लंबे समय तक जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जलन पैदा कर सकता है और कैंसर वैंसर भी हो सकता है, ठीक। एरोसोल जो है क्लाइमेट को किस प्रकार से प्रभाव डालता है, दो तरीके से, दो प्राथमिक तरीके हैं जिससे कि एरोसोल क्लाइमेट पे प्रभाव डालता है। एक तो ये है भाई साहब कि जो चेंजिंग द अमाउंट ऑफ हीट दैट गेट्स इन और आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कितना, अब जो वायुमंडल है हमारा, ठीक है, वायुमंडल में अगर मान लीजिए ज़्यादा कण होंगे तो इसकी वजह से जो हीट है वो कितनी सूर्य से आ रही है और कितनी बाहर जा रही है रेडिएशन, तो उसको जो है इफेक्ट कर सकता है ये। साथ ही साथ जो बादल हैं वो जिस प्रकार से बनते हैं बादल, ठीक है, जैसे कि इवापोरेशन हुआ होता है, फिर ऊपर जैसे जैसे ये उठता है मॉइस्चर, ठीक, तो फिर उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है और उसके बाद फिर जो है बादल बनते हैं। तो वो बादल क्या जो बनने का तरीका है उसमें भी चेंज आ सकता है। तो ये दो प्राथमिक तरीके से क्लाइमेट पर जो है एरोसोल अपना प्रभाव डाल सकते हैं। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी में जो है हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज क्वेश्चन पूछ ले, एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या चीज़ है, ठीक। ऑप्टिकल डेप्थ क्या चीज़ है? तो ये एक तरीके का क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक अनुमान है कि एरोसोल कितना प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, और इससे हमें पता चलता है कि भैया कितना पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है, ठीक। तो इसको मेजर कैसे करते हैं कि जैसे हाउ मच लाइट इज गेटिंग एटीन्यूएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर मैटर। अब मान लीजिए आपके जो वायुमंडल है हमारा, तो उसमें एरोसोल ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, सूर्य से रोशनी क्या वो आ पाएगी हमारे तक, नहीं आ पाएगी, ठीक, हेजी हो जाएगा। तो उसी को ये मेजर कर लेता है कि लाइट कितनी जो है दब रही है, पर्टिकुलर मैटर उतना ज़्यादा होगा, ठीक। तो मोर पर्टिकुलेट अगर रहेंगे तो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा AOD होगा, और ज़्यादा AOD होने की वजह से जो है हमारा यहाँ पे लाइट कम पहुँच पाएगी, ठीक। तो हम इसको देखते कैसे हैं भैया कि ये कैसे पर्टिकुलर मैटर जो है ज़्यादा है कम है? तो जो हमारे उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उनकी मदद से, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है उनकी मदद से हम देखते हैं कि हाँ भैया, क्योंकि नीचे से देखने में तो इतना ज़्यादा हो सकता है ना पता चले, लेकिन ऊपर से पता चल जाता है कि हाँ ज़्यादा पर्टिकुलर मैटर है, ज़्यादा AOD है, इसका मतलब कि पर्टिकुलर मैटर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। इसकी जो रेंज है वो 0 से 1.0 होती है, ठीक। 0 इंडिकेट करता है कि भैया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्काई है और मैक्सिमम विजिबिलिटी है, वहीं 1 इंडिकेट करता है कि धुंधली स्थिति यानी कि हेजी कंडीशन है। अब इसकी जो आपकी रेंज है वो 0 से 0.3 है, तो ग्रीन जोन बोला जाएगा, सेफ है, और 0.3 से 0.4 है तो ब्लू जोन होता है, ठीक। 0.4 से 0.5 है तो ऑरेंज जो बोला जाता है वनरेबल होता है। 0.5 से अगर ज़्यादा है तो आपका जो है ये हाईली वनरेबल और रेड जोन बोला जाता है। तो कौन सा है? ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और रेड, ठीक। तो इस तरीके से इसकी वो भी दी गई है क्या रेंज में। इसी प्रकार से हम लोगों ने कल वो भी पढ़ा था ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वैसा ही कुछ है यहाँ पर भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 6 थे।
अगला टॉपिक है विक्रम एस। देखो एक स्टार्टअप है स्पेस के क्षेत्र में जिसका नाम है स्काई रूट। ठीक, तो स्काई रूट जो है भारत की पहली प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट इसने बना दिया है, विक्रम एस। ठीक, और उन्होंने समझौता ज्ञापन या फिर आप कह सकते हो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया हुआ है इसरो के साथ में। और कि मतलब जो है कुछ स्पेस के उसमें ये सेटेलाइट लॉन्च करने के लिए कुछ रॉकेट बनाएंगे, इस तरीके से स्काई रूट ने कर रखा है। ठीक, तो स्काई रूट ने विक्रम एस नाम से इसरो के साथ में फाइनल प्रिपरेशन कर लिया और इसको ये एक तरीके का रॉकेट है जिसको लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से नवंबर 12 से 16 के बीच में। ठीक, तो ये हैदराबाद में स्थित है स्काई रूट एरोस्पेस, और ये जो इसका मिशन है इसके अंतर्गत ये रॉकेट बना रहा है, इसका नाम है प्रारंभ, पहला मिशन है इसलिए। ठीक, और ये पहला प्राइवेट स्पेस कंपनी बन जाएगी इंडिया में जो कि रॉकेट को लॉन्च करेगा स्पेस में। और ये जो है मिशन ये सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट करेगा। सब ऑर्बिटल जैसे कक्ष जो होता है, ऑर्बिट जो होता है, ठीक, वो धरती से अगर आप ऊपर देखो तो कई सारे होते हैं। तो सबसे होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये आपका 200 से 2000 किलोमीटर तक। ठीक, धरती के ऊपर जाओगे आप एटमॉस्फेयर में तो आपको मिलेगा लोअर अर्थ ऑर्बिट। लेकिन ये सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट है, यानी कि इस 200 के नीचे रहेगा, ये नीचे रहेगा। ठीक, तो और इसमें 3 कस्टमर पेलोड भी जो है ले आने की बात करी जा रही है। सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट मैंने आपको बता दिया 100 किलोमीटर के आसपास होता है, लोअर एल्टीट्यूड का होता है और लोअर अर्थ ऑर्बिट से भी नीचे होता है। ठीक, और ये वाली फ्लाइट जो होती हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट ये इंपॉर्टेंट होती हैं। जब स्पेस मिशन कोई करना है तो उससे पहले कुछ टेस्ट वेस्ट करोगे ना, तो वो आपका जो है इस सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट के जरिए आप कर सकते हो बिफोर फाइनल कमर्शियल मिशन। ठीक, 3 पेलोड जो इसमें दिए जाने वाले हैं विक्रम एस पे जरिए जो लॉन्च किए जाएंगे, उसमें से 2.5 किलो की सेटेलाइट है जिसको स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया है। एक स्टार्टअप है ये जिसमें स्टूडेंट्स इंडिया, US और इंडोनेशिया ने मिलकर काम किया था इस सेटेलाइट को बनाने में। स्काई रूट जो है 2 बार की नेशनल अवार्ड विनर भी है और ये पहला जो है स्टार्टअप भी है स्पेस के क्षेत्र में जिसने MOU साइन किया है इसरो के साथ में। विक्रम सीरीज जो है, जो संस्थापक थे भारत में स्पेस प्रोग्राम के डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके नाम पर रखा गया इसका नाम। और जो ये रॉकेट है ये ऑल कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर का बना हुआ है, 800 kg तक का पेलोड उठा सकता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले आने तक के लिए। ठीक है, और स्काई रूट जो है डिज़ाइन कर रहा है कई सारे स्मॉल सेटेलाइट मार्केट, ठीक, कम पैसे में और विद कैपेबिलिटीज़ फॉर मल्टी ऑर्बिट इंसर्शन, यानी कि मतलब धरती के ऊपर जो है ये कई सारे जो ऑर्बिट है ना उसमें ये लेके जाएगा। ठीक, सेटेलाइट्स तो एक इस ऑर्बिट में डालेगा, इस ऑर्बिट में डालेगा, इस ऑर्बिट में डालेगा, मल्टी ऑर्बिट में इंसर्शन करेगा ये सेटेलाइट्स का, इसकी ये कैपेबिलिटी है। अब यहाँ पे एक संस्था की बात कर लेते हैं जिससे हो सकता है अलग से क्वेश्चन बन जाए, जिसका नाम है इन स्पेस। इन स्पेस क्या मतलब है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड एथोराइजेशन सेंटर। ठीक, इसका अनाउंस जून 2020 में किया गया था और ये एक स्वायत्त सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, जो कि जो है आपका प्रमोट करती है, एनकरेज करती है और रेगुलेट करती है स्पेस एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटाइटीज़ दोनों के लिए। ठीक, और ये फैसिलिटेट करती है कि इसरो की फैसिलिटीज़ प्राइवेट एंटाइटीज़ भी इसका उपयोग कर पाए। ठीक है, और कई सारे समझौता ज्ञापन होते हैं इन स्पेस और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में, जैसे कि यहाँ पे स्काई रूट का हमने देखा। इन स्पेस हो सकता है अलग से क्वेश्चन याद भी पूछ लिया जाए। अगला टॉपिक है गरुड़ 7th एयर एक्सरसाइज। गरुड़ जो है आपकी इसकी संबंधित जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जनवरी से लेकर जुलाई तक की ऑलरेडी पेड ग्रुप में दी जा चुकी है। ठीक, बाकी जो है वो सब करंट अफेयर में दे रहा हूँ, अलग से एक स्टडी मटेरियल हमारा अब एक मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित अलग से एक बनाकर आप लोगों को PDF में मिल जाएगा। ठीक, तो इंडिया और फ्रेंच एयर फोर्सेस के बीच में गरुड़ एक्सरसाइज होती है। ठीक, गरुड़ एक्सरसाइज होती है, IGF करके याद कर लो या जैसे भी है। ठीक, गरुड़ आपका इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में होती है, बायलैटरल एक्सरसाइज है और ये 7वां संस्करण है। दोनों लोग आपस में आत्मसात यानी कि इम्बाइब कर सकें बेस्ट प्रैक्टिस और इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतः क्रियाशीलता पे जो है फोकस रहता है। ये पहला ओकेजन रहेगा गरुड़ 7 वाला जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारत की तरफ से और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, ठीक, इसको भी हम लोगों ने करंट अफेयर में कवर किया था, इन दोनों का उपयोग किया जाएगा जो कि पहली बार किसी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में पार्ट लेंगे।
फ्रांस की तरफ से 4 राफेल होंगे और A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होगा। ठीक, लाइट एयरक्राफ्ट तेजस और प्रचंड के अलावा जो है सुखोई 30 MK1 राफेल जैगवार और Mi-70 हेलीकॉप्टर का उपयोग भी किया जाएगा। 7वां संस्करण है और ये मतलब ऐसा होता है जैसे पहला, जैसे अभी इस बार जो जोधपुर में हो रहा है, ध्यान रखिएगा 2022 वाला कहाँ हो रहा है, जोधपुर में हो रहा है, भारत में हो रहा है। तो अगला कहाँ होगा, फ्रांस में होगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा जो है भारत में हुआ था 2003, 6 और देखो ये हर साल नहीं होता है, हर साल नहीं हो रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक, लास्ट टाइम 2019 में हुआ था, इस बार जो है 2022 में हो रहा है। तीसरा 2006, 2003, 2006, 2014 में भारत में हुआ था, ग्वालियर, कलाईकुंडा और जोधपुर में। इस बार भी जोधपुर में ही हो रहा है 2022 वाला। इससे पहले सेकंड, फोर्थ और सिक्स जो है फ्रांस में हुआ था 2005, 2010 और 2019 में। ठीक, तो कई सारी चीज़ें हैं और इसको जितना ज़्यादा मैं जैसा बता रहा हूँ वो सुनते जाओ, इसको रिवाइज करते हो। PDF आपको फ्री में मिल जाएगी फ्री वाले चैनल में, और कोई भी डाउट होता है तो आप पेड ग्रुप में पूछ भी सकते हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक अगला टॉपिक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी संबंधित और डिजास्टर मैनेजमेंट से भी संबंधित हो जाएगा ये वाला टॉपिक, अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक, तो CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसका एक इंस्टीट्यूट है नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने एक स्टडी चालू करी है अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक, ताकि जो है फ्लड्स आने वाले हैं या फिर भूस्खलन या फिर रॉक स्लाइड्स होने वाली हैं। ठीक, जो है पत्थर वत्थर जो स्लाइड हो रहा है उस होने वाले हैं, या फिर कुछ एवलांच यानी कि हिमस्खलन होने वाला है हिमालयन स्टेट्स में, तो हम उसको पहले ही बता दें। अब आप कहोगे भैया पहले कैसे बता दोगे। ठीक, तो वही तो चीज़ समझनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अर्ली वार्निंग सिस्टम हम कुछ, एक तो अभी 60 हैं, इनको और ज़्यादा लोकेशंस पे लगाएंगे। ठीक है, तो जहाँ से मान लीजिए एक पहाड़ है, तो पहाड़ के यहाँ पे टिप पे ही हमने लगा लिया, तो यहीं से हिमस्खलन चालू होगा, फिर नीचे जाके जो है पता चलेगा। तो यहाँ से ही हमें अगर सेंसर्स ने पकड़ लिया तो यहाँ पे जो है हम लोग को पहले ही बता देंगे हम लोग कि भैया यहाँ पे हिमस्खलन चालू हो गया है, अपना जो है बचाव कर लो। ठीक, डिजास्टर को रोक नहीं सकते हो, लेकिन उसका रिस्क को रिडक्शन जरूर कर सकते हो। ये ध्यान रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सब आता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी का भी सिलेक्शन मटेरियल कह के जो है फालतू की बेवकूफ़ बनने की जरूरत नहीं है। NCERT, ठीक, 9th क्लास की आती है, उससे पढ़ लो। हैज़ार्ड क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है, NDA में क्या बना है, वो सारी चीज़ें उसी जितना दिया गया उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछाएगा। बाकी करंट अफेयर जिस प्रकार से हम लोग एक्सप्लेन में यहाँ पे पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से हो जाएंगे। ठीक, तो 60 से 100 जो है यहाँ पे कुछ सिस्मोमीटर, जिससे कि हम भूकंप की जो वेव्स हैं उनको पढ़ते हैं, तो इनको बढ़ा रहे हैं। रिवर गॉजेस लगाएंगे, मतलब रिवर जो है उसमें पानी का लेवल जो है क्या घट रहा है बढ़ रहा है वो सब देखा जाएगा। ठीक, क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा रिवर फ्लो को। वाइब्रेशंस को जो है जो या फिर कंपन या फिर कोई शोर है, नॉइज़ है, सिस्मोमीटर से हम पहले ही उसको संज्ञान में ले लेंगे। क्या होता है कि अर्थक्वेक ही नहीं, कई बार व्हीकुलर ट्रैफिक, एनिमल मूवमेंट, रेन, रिवर फ्लो, इन सब के से भी जो वाइब्रेशन होते हैं, नॉइज़ होते हैं, उसको भी सिस्मोमीटर से हम पहले ही जान लेंगे, जिससे कि जो है कम से कम आधा घंटा पहले हम बता पाएँ कि भैया हाँ इस तरीके कोई घटना होने वाली है, आप पहले ही सतर्क हो जाओ। ठीक, अर्ली वार्निंग सिस्टम है ना, सावधान करेगा। और इससे जो है आपका लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो भी हैं उनका ही बचाव किया जा सकेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें 30-40 किलोमीटर दूर भी अगर कोई हो रही है घटना, तो उससे हम करीबन आधे घंटे पहले सतर्क कर देंगे। मशीन लर्निंग का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखो जो हम लोग बात करते हैं ना, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बोलते हैं, तो मशीन लर्निंग का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है ताकि जल्दी जो है ऑब्जर्व किया जा सके और चीज़ों को जल्दी जो है चेतावनी दी जा सके। ठीक, इनिशिएटिव कुछ और भी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है साइंटिफिक एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत है, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये कोलैबोरेट कर रहा है ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के साथ में, और एक प्रोटोटाइप इन्होंने प्रेडिक्ट करने का, लैंडस्लाइड को प्रेडिक्ट करने वाला दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल और नलगिरी तमिलनाडु में लगाया है। ठीक, अगर मॉडल ये अच्छा लगता है, चलता है, तो 2025 तक जो है और भी भारत में जगहों पे लगाया जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज कर पाता है, इफेक्टिव टूल है ताकि वल्नरेबिलिटी जो खतरा है उसको कम किया जा सके, और प्रिपेयर्डनेस, ठीक, लोग जो है सतर्क रहें, जल्दी से जो है रिस्पॉन्स कर सके, हैजार्ड से बचे। और ये सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो बताई गई उसके अनुरूप ही करी जा रही हैं। एक फ्रेमवर्क है डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो मैंने आपको बताया,
सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई कहाँ पर जगह है, ये जापान में, याद रखना जापान में है, ठीक। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 के बीच में, इसमें यूनाइटेड नेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 2015 में। और जो है ये यही है कि वार्निंग सिस्टम लगाओ, मल्टी हजार्ड अप्रोच रखो 2030 तक, ठीक। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अगला टॉपिक है नील कुरंजी। अब देखो ये जो नीलगिरीज वाले जो हिल्स है ना, नीलगिरी हिल्स, वहाँ पे ये एक प्लांट है, ये पूरे में बिल्कुल ब्लॉसम खिल जाता है फूलों से, नीले रंग का होता है, पर्पल दिख रहा होगा आपको, ठीक। तो इसको नील कुरंजी जो है बोला जाता है। और ये इदुक्की केरला के कल्लीपारा हिल्स में होता है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में देखा जाता है। हर साल नहीं होता है, 12 साल में एक बार होता है भाई साहब। तो काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है देखने में। और ये श्रब जो है आपका, ये एक तरीके की झाड़ी है जो शोला फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। शोला फॉरेस्ट क्या होता है कमेंट करके बताइए, नहीं आता तो भी बताइएगा, मैं कौन इसको जो है समझा दूंगा, ठीक। और ये अलग डिस्ट्रिक्ट है, वेस्टर्न घाट्स में देखा जाता है शोला फॉरेस्ट, ठीक। और इसको जो नील कुरंजी है ये आपका शेवराई जवादी शेवराई सुना होगा आपने ईस्टर्न घाट्स में, तो शेवराई हिल्स में भी देखा जाता है। ये ब्लू कलर का होता है, 12 साल में एक बार होता है। और जो कुरिंजी माला सेंचुरी है उसके कोर एरियाज में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में केरला के, वहाँ पे देखा जाता है। और ये कुरिंजी को प्रोटेक्ट करना, ये कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इसका, मतलब सांस्कृतिक महत्व भी है। क्योंकि देखो नीलगिरी हिल्स यानी कि ब्लू माउंटेन्स, इसका नाम ही नीलगिरी यानी कि ब्लू माउंटेन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे नील कुरिंजी है जो कि ब्लू कलर का फ्लावर है, उसी की वजह से इसका नीलगिरी नाम पड़ा है, ठीक। अच्छा ये तो नीलगिरी है, इसके अलावा एक ब्लू माउंटेन नाम से भी मैपिंग आप बताइएगा और कि कहाँ पे होता है, मैं आप लोग हिंट देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, उत्तर पूर्वी भारत में। बताइए किस राज्य में है, ठीक है। पलियान ट्राइब, ये पूछा गया था यूपी पीसीएस का इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक, जिसमें मैंने आपको बताया था कई सारी गलतियाँ थी, बहुत गलतियाँ थी, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने बनाया था पेपर, जैसे बनाया था कम से कम प्रूफ रीडिंग करके बनाते हैं जैसा भी है। खैर तो वहाँ पे पलियान ट्राइब दी थी, तमिलनाडु नहीं बोला गया था, तो वो गलत था। अब देखो यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, पलियन ट्राइब तमिलनाडु की है और ये नील कुरिंजी 12 साल में एक बार उगता है। तो ये ट्राइब जो है अपनी उम्र को कैलकुलेट करते हैं नील कुरिंजी के हिसाब से, ठीक। तो ये सिग्निफिकेंस, इसका सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। तो देखो ये पॉपुलेशन, सिटीजनशिप, पासपोर्ट, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब किसके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग वेबसाइट विजिट करो होम मिनिस्ट्री की और उसके देखो फंक्शन क्या क्या है, रूल्स क्या क्या है, ठीक है। तो हो सकता है अलग से स्टैंड अलोन एक क्वेश्चन बना दिया जाए। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक एनुअल रिपोर्ट निकाली और उन्होंने कहा है कि भैया ऐसा है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को हमें अपडेट करना पड़ेगा। उसमें जो चेंजेस हो गए हैं बर्थ की वजह से, डेथ की वजह से, माइग्रेशन है, प्रवास की वजह से, ठीक। तो वो चेंजेस हमें उसमें अपडेट करने हैं, जिसके लिए हमें जनसांख्यिकीय यानी कि डेमोग्राफिक और भी कुछ अलग जो चीज़ें हैं वो हर फैमिली इंडिविजुअल से हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी, तब वहीं से डेटा निकालेंगे ना। तो ये चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या कब का अपडेट हुआ था, सारी चीज़ में देख लेते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से संबंधित कोई भी आपका डाउट यहाँ पे रह नहीं जाएगा। देखिए ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो एक तरीके का रजिस्टर है ऑफ यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यहाँ पे सिटीजन की बात नहीं हो रही है, यूजुअल रेसिडेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन भी आते हैं, फॉरेन सिटीजन भी आते हैं, ठीक। जो यूजुअल रेसिडेंट क्या है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे समझ लेते हैं, ये दी गई है डेफिनेशन, सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, ठीक, एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स। रूल्स 2003 में यूजुअल रेसिडेंट को डिफाइन किया गया, मैंने आप लोग कई बार बताया, किसी जगह में कोई व्यक्ति 6 मंथ से ज़्यादा रह रहा है या फिर कोई व्यक्ति इस जगह पे अगले 6 महीने के लिए रहने वाला है, तो 182 दिन होता है वैसे, या फिर 6 महीने, ठीक, रह रहा है लोग एरिया में, ठीक, या फिर रहने वाला है किसी एरिया में, तो उसको वहाँ का यूजुअल रेसिडेंट बोला जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें जो है आपका लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट लेवल पे सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत जो है आपका प्रिपेयर किया जाएगा ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और ये जो रूल्स की बात करी थी 2003, इन दोनों के अंतर्गत होता है। पहला नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2015 में हुआ, 2010 में हुआ था, और फिर अपडेशन जो है 2015 में डोर टू डोर किया गया था, ठीक। 2020 में होना था लेकिन हो नहीं पाया कोरोना की वजह से, आपको पता ही है। और इसमें देखिए डिटेल जो है क्या क्या चाहिए, डेमोग्राफिक डिटेल, तो 21 पॉइंट पे जो है इस बार लिया जाएगा डिटेल, जिसमें डेट ऑफ
डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स, ये नया जोड़ा गया है, ध्यान रखना। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स, आपके जो है पेरेंट्स कहाँ पैदा हुए हैं, किस डेट को हुए हैं, कहाँ हुए हैं, ये चीज़ नहीं जोड़ी गई है। और दूसरी लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अभी तो तुम यहाँ के हो ए प्लेस के, लेकिन पहले से पहले कहाँ पे थे, बी पे थे, सी पे थे, वो भी आपको बताना है। ठीक, तो ये 21 पॉइंट्स में ये नए पॉइंट जोड़ेंगे। बाकी पैन, आधार वॉलंटरी बेसिस पे, चाहो तो दो, चाहो तो ना दो। वॉलंटरी आईडी, वोटर आईडी सॉरी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और मोबाइल नंबर, ये सब कुछ जो है मांगा जाएगा। जो पिछली बार हुआ था 2015 में, उसमें जो है 15 पॉइंट थे, इतना ध्यान रखिएगा। ये दो नए जोड़े गए, लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस और डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स, ये नए जोड़े गए। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी देखिए, मदर टंग भी कौन करता है, राजभाषा मातृभाषा कौन इससे संबंधित करता है, या फिर राजभाषा के लिए कौन करता है, ये भी होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करता है। बहुत तगड़ा मंत्रालय है भाई साहब ये। तो इसमें देखिए ऐसा है कि मदर टंग ऑफ इंडिया का सर्वे अभी कराया गया, और उसमें फील्ड वीडियोग्राफी भी होती है, मतलब लोग जो बच्चे हैं या फिर कोई जो मदर टंग जिनकी भी किया है, तो उनकी वीडियो बनाई जाती है। वीडियो को फिर आर्काइव किया जाता है जो आगे रिसर्च के लिए उपयोग के लिए। ठीक, तो यहाँ पे 576 लैंग्वेज की फील्ड वीडियोग्राफी भी कंट्रीज की हुई। मदर टंग की बात यहाँ पे की जा रही है, मातृभाषा मतलब मदर टंग ये है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें जो उसके घर में जो उसकी माँ बोल रही है, बच्चे बोल रहे हैं, वो पिताजी बोल रहे हैं, तो उसको मदर टंग बोल दिया जाता है, मातृभाषा। ठीक, तो यहाँ पे मदर टंग ऑफ इंडिया जो है ये प्रोजेक्ट है, इसमें सर्वे ऑफ मदर टंग होता है। इसमें जो है कंसिस्टेंटली ये 2 या उससे ज़्यादा सेंसस डिकेड्स में होता रहता है। ठीक, जैसे 2011 में हमारा जो है ये एक सेंसस डेकेड है 2011 से 21, या फिर जो है 2021 से लेके 31, तो 2 सेंसस डेकेड 20 साल या उससे ज़्यादा जो है इस सर्वे ऑफ मदर टंग होता रहता है। इसमें डॉक्यूमेंट किया जाता है लिंग्विस्टिक फीचर और ऑन सेलेक्टेड लैंग्वेजेस, और इसको जो है NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स काउंसिल जो है, और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक, फिल्म वाला आपको लग सकता है कि ये फिल्म वाला क्या कर रहा है, फिर ये भी होता है। NIC और NFDC ये दोनों मिलकर डॉक्यूमेंट करते हैं और प्रिजर्व भी करते हैं लिंग्विस्टिक डाटा का, जो मदर टंग के ऊपर किया गया है ऑडियो फाइल्स में, और उसको जो है ऑडियो वीडियोग्राफ स्पीच जो है इसको अपलोड किया जाता है NIC सर्वे फॉर आर्काइविंग पर्पसेस, आगे के लिए रिसर्च के लिए यूज़ हो सकता है। ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो कराया जाता है वो रेगुलर रिसर्च एक्टिविटी है, और ये छठे 5 ईयर प्लान से लगातार होती आई है। कितनी भाई साहब मदर टंग है भारत में, आपको जान के हैरानी होगी। 2011 के लिंग्विस्टिक सेंसस डाटा जो कि 2018 में देखा गया, उसकी एनालिसिस करी गई, तो 19,500, ठीक फिर से बोल रहा हूँ, 19,500 लैंग्वेजेस या फिर उपबोलियाँ हैं मदर टंग की तरह भारत में। और फिर ये जो मदर टंग है इसकी कैटेगरी को, अच्छा ये जो मदर टंग है, जो भी रेस्पोंडेंट होगा, ठीक है, जो भी रेस्पोंडेंट होगा, प्रतिवादी होगा, वो खुद बताएगा कि ये मदर टंग है हमारी। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप बताओगे नहीं नहीं तुम्हारी तो ये मदर टंग ये है या वो है, जो बोल रहा है वो बताएगा। 19,569 जो है लिंग्विस्टिक स्क्रूटनी एडिट संपादन या फिर युक्तिकरण रैशनलाइजेशन हुआ, और इन सबको ग्रुप किया गया फिर 121 मदर टंग्स में। 2011 वाला लिंग्विस्टिक सर्वे सेंसस जो हुआ था, तो सबसे ज़्यादा भैया कौन सी मदर टंग बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। 52 करोड़ करीबन जनसंख्या, या फिर 43.6% जो जनसंख्या है भारत की, वो हिंदी बोलती है एज अ मदर टंग यानी मातृभाषा। इसके बाद बंगाली है 8%, और करीबन 10 करोड़ लोग बोलते हैं भारत में, पहले हिंदी फिर बंगाली। मदर टंग का एजुकेशन में, शिक्षा में बहुत बड़ा, चिल्ड्रन की शिक्षा में बहुत बड़ा जो है सिग्निफिकेंस है। ठीक, तो देखिए जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो खुद कहता है जो फाउंडेशनल स्टेज होती है एजुकेशन की, ठीक है ना, आधारभूत चरण जो होते हैं, उसमें मदर टंग में ही उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कम से कम 8 साल का जब तक ये हो रहा है बच्चा। ठीक, क्योंकि उसको जो है वो ज़्यादा अच्छे से, गहराई से और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझ पाता है। ठीक, और प्राइमरी स्कूलिंग में एजुकेशन पर्पज़ के लिए फोकस करना चाहिए, मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। ये इसने नेशनल करिकुलम जो है पाठ्यचर्या करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक, जो नया नेशनल NCF आया है, ये जो कि प्री स्कूल और क्लासेस 1 to 2 पे डील करता है, वो कहता है कि जो भी मदर टंग के वैल्यूज़ हैं, वर्चूज़ हैं, तो उनको जो है बढ़ावा देना है प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि फाउंडेशनल ईयर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है अपनी मदर टंग में। ठीक,
नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कार्बन एमिशन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल। तो देखो, ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो पॉवर्टी पे, इनकम इनक्वालिटी पे जो है आपका, इकोनॉमिकली इनक्वालिटी पे जो है रिपोर्ट्स निकालता रहता है, तो उसने यहाँ पर इस बार जब COP 27 हो रहा है, मतलब आपका शर्म शेख में, इजिप्ट में, तो उसने क्लाइमेट एमिशन, कार्बन एमिशन से संबंधित जो है कैसे जो है अमीर लोग एक आर्थिक असमानता और क्लाइमेट चेंज के बीच में एक लिंकेज निकालने का काम किया है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम समझ लीजिए, हो सकता है पूछ ले भैया ये रिपोर्ट किसने निकाली। कार्बन बिलेनियर्स, द इन्वेस्टमेंट एमिशन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल। ठीक, तो दुनिया के 125 बिलियनियर जो हैं उनका यहाँ पे डेटा देखा गया है कि किस प्रकार से कितना वो लोग कार्बन उत्सर्जन करते हैं, और जितना ये लोग कार्बन उत्सर्जन करते हैं वो कितनी जो है मतलब कम पैसे वाले लोग जो है कितना उनके अनुपात में वो लोग कर रहे हैं। ठीक, तो कार्बन बिलियनियर्स द इन्वेस्टमेंट एमिशन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल। ठीक, तो उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल जो है वो अनसस्टेनेबल अमाउंट ऑफ कार्बन को जो है एमिट करते हैं अगर कंपेयर करें सामान्य आदमी से संबंधित। ठीक, उन्होंने बोला है कि हर, देखो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भी ह्यूमन अर्थ पे है उसका एक कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन पदचिह्न तो ही है, मतलब कुछ भी काम करता है तो उसमें कार्बन का उत्सर्जन तो होता ही है। ठीक, तो ये कार्बन का जो उत्सर्जन है, कार्बन का जो फुटप्रिंट है, इसको 3 उसमें उन्होंने डिवाइड किया। पर्सनल कंजम्पशन एमिशन, ठीक, आपका जो है निजी कुछ उपभोग कर रहे हो तो कितना उत्सर्जन हो रहा है, कुछ एमिशन थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की वजह से कितना, मतलब जो भी स्पेंडिंग कर रही है तो कितना कार्बन उत्सर्जन होता है, और एमिशन लिंक टू इन्वेस्टमेंट। तो ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, ये क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस जो इन्वेस्टमेंट जिस प्रकार का भी कर रहे हैं उसमें कार्बन उत्सर्जन क्या हो रहा है उस पर यहाँ फोकस किया गया है। तो 125 जो है वर्ल्ड के रिचेस्ट बिलियनियर को लिया गया। नवंबर 2022 में आई थी रिपोर्ट, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। इन्होंने यहाँ पे देखिए, आप कुछ डेटा है, ये डेटा आप लोग मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है कि अगर एवरेज औसत निकाला जाए तो जो बिलियनियर हैं वो 3 मिलियन टन ऑफ कार्बन को जो है एमिट कर देते हैं, जो कि मोर देन अ मिलियन टाइम है। ठीक है ना, 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख गुना ज़्यादा है एवरेज समवन जो है, जो कि 90%, जो बॉटम 90% ऑफ ह्यूमैनिटी, जो गरीब लोग हैं, उनसे 10 लाख गुना ज़्यादा उत्सर्जन ये करते हैं बिलियनियर्स, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बताया गया है आंकड़ा कि 393 मिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का ये लोग उत्सर्जन करते हैं, 125 वाले। अगर आप इसको देखो तो फ्रांस की जितनी पूरी जनसंख्या करती है ना, 67 मिलियन पीपल, वो खाली 125 बिलियनियर जो है अकेले कर देते हैं। ठीक, तो कितना ज़्यादा वो बताया गया है। इसके अलावा देखिए जो 1.8 मिलियन काऊ यानी कि मवेशी जो गाय है, वो 18 लाख गाय जो होंगी वो मिलकर 125 बिलियनियर के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करेंगे। ठीक, साथ ही साथ 4 मिलियन पीपल यानी कि 40 लाख लोग जो है, जो अगर वो वैगन बन जाएं, ठीक है, तब भी जो है आपका इतना ज़्यादा वो एमिशन को ऑफसेट कर पाएंगे। ठीक, वैगन का मतलब ये होता है कि कुछ भी चीज़ जो है आप जो है सिर्फ वेजिटेबल और इसी सब पे करते हो, कुछ भी एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को उपयोग नहीं करते हो। ठीक, सब्जियां ही ज़्यादातर इसमें खाई जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं। और एक रिपोर्ट जो है इस समय आई है जब COP 27 चल रहा है इजिप्ट में, और इसमें रिलेशनशिप देखा गया है आर्थिक असमानता और क्लाइमेट क्राइसिस के बीच में। और ये आइडिया जो है बिलियनियर्स काफ़ी ज़्यादा इनके पास वेल्थ होती है, तो इनके कई सारे कॉरपोरेशन भी हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज कॉरपोरेशन। तो हम इस तरीके से अगर देखें कि भैया हाँ ये वेल्दी पीपल इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, तो जो है डिसीजन मेकिंग करने में गवर्नमेंट्स को भी आसानी होगी, और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में की जो है इस पर फिर कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक, तो लो और मिडिल इनकम बैकग्राउंड वाले जो हैं डू नॉट एक्सरसाइज मच कंट्रोल ओवर देयर एनर्जी चॉइसेस, तो उनको दिया जा रहा है, उससे आप कर रहे हैं। लेकिन ये जो वर्ल्ड लीडर हैं, जो बिलियनियर्स हैं, ये जो चॉइस लेते हैं, जैसे जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं उस प्रकार से जो है क्लाइमेट से लड़ना है कि उसको बढ़ाना है, क्लाइमेट चेंज को, ये काफ़ी कुछ निर्भर कर सकता है। ठीक, अच्छा इसमें देखो कुछ सजेशंस दिए उन्होंने। ये हमेशा क्वेश्चन आता है ना जो इन्वायरमेंट वाले, तो उसमें सजेशन मांगता है, तो आप ये सजेशन दे सकते हो कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल की जो है क्लाइमेट बिलियनियर्स करके जो है आपका ये रिपोर्ट आई थी कार्बन बिलियनियर्स करके, तो उसमें उन्होंने बोला था
कि वेल्थ टैक्स लगाओ रिचेस्ट पर्सन के ऊपर, जो इससे जो वेल्थ टैक्स लगाने से जो फंड आएगा, पैसा आएगा, उसको जो है डेवलपिंग कंट्रीज बोलते रहते हैं ना कि भैया क्लाइमेट फाइनेंसिंग करो, $1 बिलियन $100 बिलियन का आपने वादा किया था, फाइनेंसिंग नहीं कर रहे हो, तो वेल्थ टैक्स लगाओ और उससे जो पैसा है वो यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाए। ठीक, अर्जेंट फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस दिया जाए। साथ ही साथ जो है कई सारे बिलियन ऑफ डॉलर जो है रेस करो, ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको जो है उसके जो डिजास्टर रूप है उससे हम बच सकें। ठीक, आज का आखिरी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भैया जो UNFCC होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाले जो होस्ट होते हैं, जैसे इस बार शर्म अल शेख, ठीक, इजिप्ट में हो रहा है। ठीक, तो ये होस्ट कौन करता है, क्या इसके पीछे रीज़न है, क्यों नहीं करता, कौन कौन लोग नहीं करते हैं, ठीक, तो और उसके पीछे क्या रीज़न है, उस सारी चीज़ में हम लोग देखेंगे। तो इसमें एनवायरनमेंट इकोलॉजी भी है, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी है, और साथ ही साथ जो है आपका गवर्नेंस का भी मुद्दा ही है। ठीक, तो यहाँ पर जो है शर्म अल शेख में हो रहा है, और इसमें पेरिस एग्रीमेंट जो आया था 2015 वाला, वो किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर कैसे करना, उस पर जो है फोकस किया जाएगा। अब देखिए, होस्ट इस बार का इजिप्ट है। ठीक, शर्म अल शेख जो है ये एक तरीके का रिसोर्ट टाउन है वहाँ पर, और ये सिनाई पेनिनसुला पे है। अगर आप देखोगे, ठीक, तो जो है आपका ये वेस्ट एशिया हो गया। ठीक, यहाँ पर जो है आपका ये इजिप्ट है, और यहाँ पे ये सिनाई पेनिनसुला है, जो यहाँ पे फिर सुइस कैनाल से होते हुए आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक सी में चले जाते हो आप, ये रेड सी है। तो ये सिनाई पेनिनसुला जो है यहाँ पर ये स्थित है आपका शर्म अल शेख। ठीक, ये गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक, और रेड सी बताया ना आपको, ये सोमालिया यहाँ पे सब है, इन दोनों को जोड़ता है। यहाँ पे चले आओ तो ये अरेबियन सी हो गया। तो यहाँ पर रेड सी और गल्फ ऑफ अकाबा को जो सिनाई पेनिनसुला जोड़ता है, वहाँ पर स्थित है शर्म अल शेख, और ये एक रिसोर्ट टाउन है। रिसोर्ट टाउन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ये सब कुछ होते रहते हैं, मेजर टूरिस्ट सेंटर है इजिप्ट का। इसी प्रकार से मैक्सिको में कैनकन भी है, वहाँ पे भी ऐसे जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। अब COP होस्ट कौन होगा, जो वेन्यू होता है COP मीटिंग का, वो UN 5 UN आइडेंटिफाइड रीजन्स में बदल बदल के दिया जाने लगता है। ठीक, तो कौन कौन से 5 रीजन है, अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक है, ईस्टर्न यूरोप है, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन है, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स है। तो 1 2 3 4 5, ठीक, ये कंट्री जो रीजन में है वो कैंडिडेट होते हैं, और वो होस्ट करते हैं यूजली डिसाइडेड एट द लास्ट 2 ईयर्स इन एडवांस। मतलब इजिप्ट को जब मिलने वाला था तो 2 साल पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि हाँ यहाँ होने वाला, कम से कम 2 साल पहले हो जाता है। ठीक, इन एरियाज में, इन रीजन से कोई जब होस्ट करना चाहता हो। ठीक, लेकिन अगर कोई होस्ट करना ना ही चाहे, ठीक, क्यों नहीं चाहता वो बताऊंगा अभी। अगर कोई मान लीजिए कोई भी होस्ट नहीं करना चाहता किसी रीजन में, तो बॉन में होता है ये। ठीक, बॉन में होता है UNFCC का, जहाँ पर सेक्रेटेरिएट भी है और हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बॉन अच्छा बताइए कहाँ पर है भैया, कौन सी कंट्री में है ये बताना। UNFCC में अगर कोई होस्ट नहीं करेगा तो कहाँ पे होगा, बॉन में होगा। और रोटेशन साइकिल जो है हैज़ नॉट बीन फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली, कि भैया अच्छा ये हो गया, ठीक, यहाँ इस वाले रीजन्स के बाद ये आएगा, कहीं से भी किसी भी रीजन में हो सकता है। अब कई बार तो भैया कि लोग होस्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये समझ लेते हैं। जो पहला और दूसरा COP हुआ था वो वेस्टर्न यूरोप, बर्लिन और जिनेवा में हुआ था। पांचवा और छठा जो है बॉन एंड हेग में हुआ था। 2012 वाला जो है COP दोहा में हुआ था। ठीक, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा आपने कई बार सुना होगा। और उसके बाद से 2012 के बाद से एशिया में आज तक जो है कोई भी COP नहीं हुआ है। दोहा कहाँ पे भाई साहब, कतर में है, वेस्ट एशिया। ठीक, कई बार लोग होस्ट ही नहीं करना चाहते हैं, उसके 2 कारण है। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसमें, मतलब एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, और कई सारे लोग आते हैं यहाँ पे, हाई प्रोफाइल विजिट होती हैं, फ्रिक्वेंट डिसरप्शन, प्रोटेस्टर्स भी करते रहते हैं। तो इसकी वजह से जो है कई बार पैसा रीइंबर्स भी नहीं हो पाता, तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी नहीं लोग होस्ट करना चाहते हैं। दूसरा ये है, होस्ट कंट्री जो है, जो होस्ट कर रहा है, उसको एक तरीके डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि हम जो भी क्लाइमेट से चेंज या फिर क्लाइमेट से निपटने की जो भी कवायदें चल रही हैं, उसमें एक वो डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि वो लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है। वो तो उनको कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ दिखाना पड़ता है कि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, या फिर लीडरशिप शो करनी पड़ती है। तो एक तो खर्चा वो, तो दूसरा ये है कि जहाँ होगा उसको दिखाना पड़ेगा कि भैया हम बहुत ज़्यादा कुछ क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि USA,
ठीक। चाइना, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये होस्ट ही नहीं करना चाहते COP को। जापान 1997 में जापान में होस्ट किया गया था COP, जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक। और वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल भी निकल के आया था। जापान की एक सिटी है, लेकिन सबसे पहले निकलने वाला कंट्री जो था क्योटो प्रोटोकॉल से वो कौन था? जापान खुद था। 2011 में निकल भी गया इससे। फिर जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी क्योटो प्रोटोकॉल से जो विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद तो भैया कभी होस्ट ही नहीं किया। और उसने मतलब कभी भी वैसे भी होस्ट नहीं किया है कॉन्फ्रेंस को। इंडिया ने भी एक बार किया है होस्ट, 2002 में COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज न्यू दिल्ली में किया था। इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने देखा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 27वीं चल रही इजिप्ट में, कई सारी कंट्रीज ने कहा है कि भारत ने बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया, तो उसको भी हमें जो है कुछ पे कर, लॉस एंड डैमेज के अंतर्गत पे करना चाहिए। ठीक, तो इंडिया को ही लपेट रहे हैं, बताओ लोग। हो सकता है ये पिल्ले छोड़े गए हों यूए बड़े बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा कि इसको भी पकड़ो। ठीक, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है वैसे देखा जाए, लेकिन ये बहुत ही कम है, USA और चाइना के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ठीक, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होने वाला है मेंस आंसर राइटिंग का। और जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो MCQ वाली PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वो वाला चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, MCQ को आप लोग ये वीडियो देखने के बाद, PDF पढ़ने के बाद आप लोग जो है खुद से उसको अटेम्प्ट करिए और देखिए कितने आपके सही हो रहे हैं, और सच्चाई से बिल्कुल जो है कमेंट भी करिएगा। ठीक, कोई डाउट हो तो पेड ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है 94th क्वेश्चन 10 नवंबर का, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी GS पेपर 3 संबंधित है। किस पेपर में पूछा गया ये भी ध्यान रखना। अगर मान लो पॉलिटिकल गवर्नेंस या फिर इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता तो ये GS पेपर 2 में आता, फिर आपको उस प्रकार से लिखना पड़ता। ठीक, पॉलिटिकल गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में लिखना पड़ता है। यहाँ पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी संदर्भ से है, तो आपको लिखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होस्ट क्रिटिकली एनालाइज विद एग्जांपल। UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होस्ट के चयन से संबंधित मुद्दे क्या है, उदाहरणों के साथ आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक, चलिए आज का जो है देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। ठीक है, तो देखिए पेड कोर्स हमारे चालू हो रहे हैं। मैंने फिर से बताता हूँ 9650347272 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ठीक, किस माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हो वो आपको समझना। अगर आप परेशानी देखते हो और उसी में पड़े रहते हो, उसी में घूमते रहते हो, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक, कई लोग क्या होता है कि कई लोगों को जो भी सोल्यूशन दो उसी में वो प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। ठीक, तो मतलब वो उनका एक सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जीत होने वाली है क्या हार होने वाली है। कई लोग मतलब मैं समझ रहे हो ना, कई लोग भाई होना क्या चाहिए, प्रॉब्लम को समझो उसका सोल्यूशन ढूंढो। और कई लोग सिर्फ हर जितने भी सोल्यूशन दे दो उसमें प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। तो ऐसी सोच से बचना चाहिए। ठीक, चलिए अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर नहीं अच्छा लगा तो भी डिसलाइक करिए। बताओ तो सही भाई क्या चाहते हो। ठीक, क्योंकि आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं हो। कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वीडियो में पूरी जान लगा के बनाया जाता है। बस आप लोगों को ना शेयर करना, ना कमेंट करना है, ना देखना है। ठीक, तो भाई ऐसे ही सही। अगर आपको नहीं लगा, अच्छा लगा डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, लेकिन बताओ तो क्या चाहते हो। अगर नहीं सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे मतलब काफ़ी बुरा भी लगता है कई बार कि आप लोग बिल्कुल कोई मोटिवेशन नहीं करते हो, कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं आपको शेयर नहीं करना, बस खाली हाँ ये बना रहा है फ्री में मिल रहा है तो लेते रहो। ये जो माइंडसेट है ना, ये बहुत ज़्यादा आगे आपको लेके नहीं आ सकता, सीधी सी बात है। और मैं तो देखो कर रहा हूँ अगर और करता रहूँगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो और अच्छे से करूँगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।